हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्या स्थल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ होगा लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं, जो पिछला चीज़ डिस्कस किए थे बेसिक ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग देखने वाले कूलाम्स लॉ। मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल वाला कहानी शुरू हो जाता है। जो पिछला क्लास था उसमें हम लोग बेसिक चीज़ें देखे थे चार्जेस के बारे में। तो अब हम लोग को क्या देखना है, कूलाम्स लॉ देखना है। कूलाम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यही अपना स्ट्रैटेजी है पढ़ने का कि एक टॉपिक लेंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा कुछ कुछ वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है अपने पास कूलाम्स लॉ। तो उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और हम थोड़ा मोड़ा तुम लोग से ज़्यादा जानते हैं फिजिक्स। तुम लोग कहने का मतलब है जो बच्चे देख रहे होंगे, कुछ बच्चे अगर देख रहे होंगे वीडियो, तो बच्चे कहने का मतलब जो क्लास 11-12 में। तो मेरे पास जो नॉलेज है वही पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मकसद मतलब जो मेरा लालसा है, मेरा लालच ये है कि भाई कुछ लोग देखेंगे तो हो सकता है मेरा वीडियो भी अर्न करने लगे, मेरे पास भी कुछ पैसा आने लगे। वैसे तो हम नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा आदमी, हम बैंक में काम करते हैं, लेकिन जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करने का एक तरीका ढूंढें जिसमें हम भी सेटिस्फाई हैं भाई। मतलब जो मेरे पास नॉलेज है वो किसी और तक पहुंचा के अगर कोई देख रहा होगा उसको भी पसंद आ रहा होगा, अच्छी बात है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कूलाम्स लॉ। देखते हैं कूलाम्स लॉ क्या कहता था। तो कूलाम्स लॉ का तो सबसे पहले जो सबसे टफ चीज़ है वो इसका स्पेलिंग ही है, COULOMB, कूलाम्स लॉ। चेक कर लेना भाई, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो माफ़ कर देना। हम भी तुम ही लोग जैसा नहीं, हर ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। तो बात क्या करना, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा याद कर ले, ग्रेविटेशन में दो मासेस के बीच में फोर्स लगता था, याद है? जैसे मान लो ये एक मास M1 होता था, ये एक मास M2 होता था। दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता था Gm1m2/r², यही होता ना। सेम कहानी यहाँ पे कूलाम्स लॉ में भी है, लेकिन चार्जेस को लेके। ये जो था वो किसको लेके था, मास को लेके था। कि दो मास है, उन दोनों के बीच में अगर दूरी, उन दोनों के बीच का दूरी अगर r है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कुछ इस तरीके का होगा। ये अब था ग्रेविटेशन में। और इसका नेचर हमेशा कैसा होता था, अट्रैक्टिव। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाते थे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते थे। लेकिन अगर कूलाम्स लॉ में हम बात करेंगे तो इसी चीज़ को चार्ज से रिप्लेस कर देंगे। ये जो मास है उसको हम रिप्लेस कर देंगे चार्ज से। अब जब चार्ज से रिप्लेस कर देंगे तो फार्मूला में कुछ चेंजेस आएगा। तो फार्मूला में बहुत चेंजेस नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस आएगा। जैसे क्या चेंजेस आएगा, तो पहले हम लोग फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसका डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये दो चार्ज है, इस चार्ज को हम बोल दिए Q1, इस चार्ज को हम बोल दिए Q2। अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स अपने को क्या मिलेगा, तो इसी तरीके का मिलेगा। इसको थोड़ा सा, तो जैसे मान लो ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर दी। हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स निकालना इन दोनों के बीच का फोर्स। वैसे ये नहीं होता है इन दोनों के बीच का फोर्स, ये होता है कि Q1 कितना फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पे और Q2 कितना फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पे। एक्चुअल बात ये होता है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मतलब क्या हो गया, जो फोर्स Q1 Q2 पे कितना अप्लाई करेगा या फिर फोर्स Q2 Q1 पे कितना अप्लाई करेगा। तो वो फोर्स कुछ इस तरीके का होगा। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। जैसे यहाँ पे क्या होता था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था M1 और M2 के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था स्क्वायर का डिस्टेंस, सेम यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस क्या सपोज कर लेंगे, तो डिस्टेंस सपोज कर लेंगे r। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या सपोज कर लिए, r। तो ये हो गया। अब जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो अपने पास फार्मूला निकल के आता है वो फार्मूला होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r²। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हैं तो यहाँ वैल्यू आता था जी का। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा के। यहाँ जी का कुछ वैल्यू होता था, इसको हम लोग बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी तरीके से के का भी कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 1/4πε0। ये जो ε0 है साथ में आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। तो कुल मिला के कूलाम्स लॉ से हमको क्या पता चलता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इतना होगा, कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। अब ये जो 1/4πε0 है इसको अब हम साफ कर देते हैं। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो फोर्स होता है ये हमेशा कैसा होता है नेचर में, अट्रैक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, साथ में रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों?
क्योंकि भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव उस पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों आपस में रिपल करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज है तो दोनों रिपल करेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। और दोनों अगर अपोजिट चार्ज है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होता था, अट्रैक्टिव होता था। इन चीज़ का ख्याल रख। देखो फिजिक्स टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में ये नहीं होता ना कि जो हम पढ़ चुके हैं वो छोड़ दें। जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं उसको हम भूल जाएं और केवल क्लास 12th का पढ़े, ये नहीं पॉसिबल है। हम क्लास 12th में अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ डिस्कस करें, कोई भी चीज़ सॉल्व करें, तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन क्लास 11th के हर टॉपिक, हर चैप्टर से निकल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है फिजिक्स के, कोई इतनी चीज़ों को याद रखना पड़ता है तो थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को। टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अगर अपना इंटरेस्ट दिखाओ, मज़ा आने लगेगा फिजिक्स पढ़ने में या फिजिक्स समझने में। तो क्या बात करें, इसको साफ करके हम वैल्यू लिख दें। तो फॉर्मूला तो निकल के आ गया अपने पास। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, कि Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, या फिर ऐसा कह लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो लिख देते हैं हम। तो उसके लिए इस पेन का इस्तेमाल कर लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.1 होता है, लेकिन 9 भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो 9.1 इंटू 10⁻9। तो देखो पूरा 9 ही 9 भरा है। 9 इंटू 10⁻9 बोल दो, चाहे 9.1 इंटू 10⁻9 बोल दो, और साथ में यूनिट भी जान लो। तो यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब यहाँ पे ये चीज़ तुम लोग को नया देखने को मिल रहा होगा। ये क्या होता है, मतलब ये चीज़ क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो जैसा नाम है इसका, परमिटिविटी, परमिट मतलब क्या हो गया, इन दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मीडियम पे। अब ऐसे देखो होता है कि अभी आके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। तो इसको हम बोले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों चार्जेस को हम कहाँ रखें, या तो एयर में रखें या तो वैक्यूम में रखें। ऐसा मान के हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं कि जो दोनों चार्जेस है Q1 और Q2 कहाँ पे है, वैक्यूम में प्रेजेंट है। तो वैक्यूम में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इतना हो जाएगा। और अब साइलेंट नोट क्या बोल रहा है, परमिटिविटी, मतलब वो जो वैक्यूम है, या फिर ऐसा कह लो वहाँ जो एयर है, मतलब ये जो दो चार्जेस को हम रखें तो वहाँ पे जो एयर है वो एयर कितना फोर्स अप्लाई करने दे रहा है। जैसे क्या हो गया कि मान लो हमको मुक्का मारना है इस पर, ठीक है, इस पर मुक्का मारना है, या फिर ऐसा समझ लो वो तुम्हारे गाल को छूना चाहती है या तुम अपने गाल को उससे छुआना चाहते हो। तो छुआने का दो तरीका हो जाएगा, या तो उससे झापड़ खा लो, वो भी एक तरीका है, या तो वो प्यार से सहला दे, अरे मेरे बाबू क्या हो गया तुमको, ये भी एक तरीका है। दोनों तरीका है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि जब वो तुमको झापड़ मारेगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, और जब सहलाएगी तो फोर्स तो कम लेकिन असर ज़्यादा होगा। यही होगा ना। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि जो मीडियम है डिपेंड कर रही है। जैसे मान लो जब वो फोर्स लगा रही है तो उसका इम्पैक्ट अलग है, जब वो फोर्स लगा रही है तो उसका इम्पैक्ट अलग है, दोनों का इम्पैक्ट अलग ही है। तो वही कहानी यहाँ पे कि दो चार्जेस है, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो स्पेस है वही डिसाइड करता है, एक तरह से वही डिसाइड करता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। तो अगर वो झापड़ मार रही है, कहने का मतलब अगर फोर्स ज़्यादा है तो हो सकता है उसको किसी ऐसे जगह पे रखा गया होगा कि वो जो मीडियम उस फोर्स को बढ़ा रहा हो। अगर फोर्स कम लग रहा है तो हो सकता है उन चार्जेस को ऐसे जगह पे रखा गया होगा कि वो जो मीडियम उस फोर्स को घटा रहा हो। ठीक है, तो ये तो समझ आया होगा अभी तक। तो कुल मिला के ये तो फॉर्मूला हो गया, मतलब एक तरह से यहाँ से ये जो चीज़ डिस्कस की है ये फॉर्मूले का पार्ट हो गया। इसको डेफिनेशन देखो, तो हम मेनली पढ़ा रहे क्लास 11-12 के लिए। हम IIT नीट मतलब क्वेश्चन जो सॉल्व करना चाहता हो देख सकता है, लेकिन IIT नीट के लिए मेरा वीडियो नहीं है। हम झूठ बोल के अपने आप को बढ़ावा या बेचना नहीं चाहते। बेचना तो अभी है ही नहीं, खैर अपने आप को तो दिखाना है, तो झूठ बोल के नहीं दिखाना चाहते। जो देख रहा है 2-4 लोग जो भी देख रहा है बस इतना सोच के देखो 11-12 के लिए वीडियो है मेरा, तो इसलिए हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे कोई भी चीज़ों को। अब भाई जो तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो थोड़ा ऊपर ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है डेरिवेशन है। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाता है कि डिफाइन कूलम्स लॉ और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये सारा कहानी इस तरीके से लिखेंगे। ये पूरा लिखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ में बेकार नहीं है, सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू करते हुए ये ऐसे कि ये सब ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन हम हाल का हवा हवा में लिख देते हैं, तुम लोग सुन के पूरा उसको लिख लेना। तो डेफिनेशन ये होता है कि इट इज़ द फोर्स ऑफ,
थोड़ा राइटिंग भी बेकार है मेरा। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। अब किसके बीच में फोर्स है? बिटवीन द चार्जेस। तो ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन या रिपल्सन का। किसके बीच में? चार्जेस के बीच में। और वो चार्ज कैसा होना चाहिए? बिटवीन द चार्जेस एट रेस्ट। वो चार्ज कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। तो ये किस तरीके का है? इस, अब जो हम यहाँ लिखे थे वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको पता है, लेकिन हम बोल भी रहे हैं, इसीलिए हम बोल भी रहे हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन और वो हो गया डेरिवेशन। अब एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लें कि डायरेक्शन क्या होता है फोर्स का, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो यहीं पे लिख लेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acts along the line joining them। ये तो समझ आया कहाँ हो गया। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग देम। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा दिस तरफ लाइंस को ज्वाइन करो। जैसे मान लो ये हो गया उन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन। तो अगर हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू F1, तो जो नेचर ऑफ फोर्स हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो या इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब डिपेंड क्या करता है कि कैसा चार्ज है। अगर जैसे मान लो हम दोनों को पॉजिटिव रखे हैं तो अवे वाला होगा, तो मतलब ये हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है, जैसे कहने का मतलब ये नेगेटिव है तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव है तो भाई रिपेल करेगा, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव चार्ज माने हुए हैं। तो अगर ये भी पॉजिटिव रखे हैं तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? अवे हो जाएगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो अलॉन्ग हो जाएगा, मतलब उसी की तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बताना क्या था कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा उसी लाइन के अलॉन्ग होगा। लाइन को ही आगे हम बढ़ा दे तो उसी लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो कुल मिला के हो गया अपना कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन और उसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख लेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये जो मेन हीरो है इसके बारे में बात करेंगे। के को क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है वो तो देख लिया हम लोग। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का। के को डिफाइन करके एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, या फिर इसी को पहले डिस्कस कर लेते, बाद में इसको पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट को। उसके बाद हम लोग के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में, फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसके लिए हमको ये साफ करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, लेकिन तो हम लोग को डायरेक्ट मिलेगा। तो अब क्या आगे डिस्कस करना है अपने को? एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस करना है। तो एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। तो हम सीधा बोलते हैं परमिटिविटी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट निकलना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी कई सारा एप्सिलॉन आने वाला है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? परमिटिविटी। अब देखो जो अभी हम बताएं नाम से, देखो नाम क्या है? परमिटिविटी, मतलब कितना अलाउ करेगा। तो ये क्या है? ये एक तरह का वो क्वांटिटी है। मतलब हम लोग किसके बारे में बात करें? एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करें, जिसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है या जो परमिटिविटी हम लोग बोल रहे हैं, परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एक क्वांटिटी है। तो इट इज़ दी क्वांटिटी। डेफिनेशन के बारे में बात करें, क्योंकि भाई 11th-12th में अपने को डेफिनेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेरिवेशन है, क्योंकि डेफिनेशन के साथ डेरिवेशन करना रहेगा, फिर क्वेश्चन करना रहेगा। तो ये क्या है? इट इज़ दी क्वांटिटी डेट डिटरमाइन। क्या ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन हाउ फार, कितने देरी तक या कितना असर, हाउ फार द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन, क्योंकि चार्जेस है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन। अब वो इंटरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, या फिर बिटवीन टू बॉडीज बोल दो। हाउ फार द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस टेक प्लेस। ठीक है। तो क्या बात हो गया? परमिटिविटी या फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक तरह का वो क्वांटिटी है जो बताएगा
कि दो चार्जेस या फिर दो बॉडी के बीच में कितने देर तक या कितना असर का इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगा। अब तो हम कुल मिला के यहाँ पे किसके बारे में बात किया, एप्सिलॉन नॉट के बारे में। अब एप्सिलॉन नॉट का भी कुछ वैल्यू होता है, जैसे अभी हम लोग देखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9.1 × 10⁻⁹ था। उसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट का भी कुछ वैल्यू होता है। वो वैल्यू क्या होता है 8.854 × 10⁻⁻12। जैसे वहाँ पे यूनिट था क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पे भी है तो वो क्या है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने पास न्यूटन, नहीं वहाँ न्यूटन था ना, केवल न्यूटन होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 8.854 × 10⁻12 ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब देखो क्या बात की, हम बात ये की है कि एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी कहने का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा क्वांटिटी जो ये बताएगा कि दो चार्जेस के बीच में या दो बॉडीज़ के बीच में कितने देर तक या कितना असर का इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगा। अब देखो कुल मिला के ये एक तरीके से वो बात कर रहा है मीडियम के बारे में। कहने का मतलब दो चार्जेस को अगर हम एयर में रखे हैं तो एक अलग इंटरेक्शन होगा, मतलब एक अलग फोर्स होगा। अगर उन्हीं दो चार्जेस को हम पानी में डुबो दें तो एक अलग इंटरेक्शन होगा। दोनों चार्जेस को अगर हम शहद में डुबो दें, दूध में डुबो दें तो एक अलग इंटरेक्शन होगा। तो वो जो परमिटिविटी है, मतलब कितना परमिट करेगा, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाने का कितना परमिशन देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। तो ये जो परमिटिविटी हम लोग डिफाइन किए हैं एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस कहने का मतलब हम लोग वैक्यूम के लिए बात करें या फिर ऐसा कह लो एयर के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो परमिटिविटी हम लोग डिफाइन किए एयर के लिए बात किया, लेकिन अगर इसी को किसी मीडियम में डाल दिया जाएगा तो कहानी अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के अब यहाँ से दो केस बनता है अपने पास। तो दो केस बनाने के लिए सबसे पहले तो पेन का कलर चेंज कर लें, ये हो गया अपने पास। तो केस फर्स्ट बात करता है एयर में, ठीक है। इन एयर कह लो, वैक्यूम कह लो या फिर फ्री स्पेस कह लो, एक ही कहानी है। तो दो केस बनेगा, सबसे पहले एयर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। तो जब कभी भी हम लोग एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस में बात करेंगे तो अपने पास जो एप्सिलॉन नॉट ही है रियल वैल्यू, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो बोलते हैं यही अपना मेन हीरो है। एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, और ये हम लोग बात करते हैं फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के लिए, एयर के लिए। तो इस केस में अगर हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे, इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेन का कलर ये ले लेते हैं। तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो ये जो फोर्स है किसके में, वैक्यूम में कह लो, ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम में फोर्स निकालना तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। लेकिन अगर इन्हीं दो चार्जेस को हम मीडियम में लेके चले जाए, मीडियम कहने का मतलब किसी शहद में, दूध में, पानी में, किसी मीडियम में लेके चले जाए, तो अब देखो होता क्या है, यहाँ पे कुछ टीचर्स मतलब जो जिससे तुम पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि जो तुम लोग अभी तक पढ़ा वो गलत पढ़ा। मतलब किस बारे में गलत बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर मीडियम में लेके चले जाएंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक। लेकिन हो सकता है जो टीचर से तुम लोग पढ़ रहा हो वो ये बोले कि फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली मतलब लास्ट में वो लोग भी यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि फिर भी हम लोग फोर्स को मीडियम में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो ये टीचर्स करते क्यों हैं, या फिर जो एजुकेटर्स या जो मेंटर्स हैं वो ऐसा करते क्यों हैं कि मतलब तुमको बोला जाएगा कि ये जो चीज़ है वो गलत है, लेकिन फिर उसी चीज़ पे आ जाएंगे। तो वो गलत इस चीज़ को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा जानकारी है, जिससे तुम पढ़ा है या पढ़ी है उनको कम जानकारी है, एज़ कम्पेयर टू उनको ज़्यादा जानकारी है जिससे तुम नया वीडियो देख रहा है, या फिर जो ये कह रहे हैं कि जो तुम लोग ये पढ़ा है वो गलत है, इस तरीके का नहीं होता है, लेकिन लास्ट में यही रिजल्ट लिखते हैं। तो कुल मिला के हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं या वही चीज़ बता रहे हैं जो NCERT में दिया हुआ है या फिर जो अपने को फॉलो करना है। तो हम ये हवा नहीं बनाएंगे कि जब कभी भी हम लोग मीडियम में फोर्स निकालेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही होता है क्योंकि कई सारा मीडियम में भी जब हम लोग जाएंगे तो कई सारा डाइपोल। कहने का मतलब क्या होता है, वो क्या कहेंगे कि जैसे मान लो अगर हम लोग दो चार्जेस था अपने बीच, ठीक है, अब इन दो चार्जेस को हम पानी में लेके चले जाएँ तो पानी में भी कई सारा अपने को चार्जेस मिलेगा, ठीक है, कई सारे चार्जेस मिलेगा। हर चार्ज मान लो हम क्या निकाल रहे हैं, इसके वजह से इस पे फोर्स, मतलब Q1 के वजह से Q2 पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो उनका ये कहना रहेगा, उन टीचर्स, उन मेंटर, उन एजुकेटर्स का, कि इस Q2 पे इन सब के वजह से बहुत सारा फोर्स लगेगा, तो सबको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर एक को डाइपोल मान लेंगे। डाइपोल कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ही मान लेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से डाइपोल फॉर्म करके एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा। तो इसलिए ये हम सपोज करेंगे कि इसके ऊपर केवल इसी के द्वारा फोर्स लग रहा होगा और किसी के द्वारा फोर्स नहीं लग रहा होगा।
ऐसा उनका कहना होगा। लेकिन कहानी क्या है कि जो अपने को एनसीईआरटी में दे रखा है वो हम डिस्कस करेंगे। उसका कहना ये है कि जब कभी भी दो चार्जेस को हम मीडियम में लेके जाएंगे तो फोर्स का जो वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू किस तरीके से चेंज होता है, कितना चेंज होता है, वही अपने को डिस्कस करना है। तो अपने को किसी को सही या गलत ठहराने के पीछे नहीं भागना है। जो जानकारी है, जो पढ़े हैं, जो हम देख रहे हैं, वो तुम लोगों को शेयर कर देंगे। तो सही गलत बाकी डिसाइड कर लेना तुम लोग। तो हम क्या अब यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम डिस्कस करना चाहते हैं परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है, तो फ्री स्पेस हो ही गया। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक कहने का मतलब जो इसमें दूसरा केस है वो किस में हम लोग बात करने वाले, किसी मीडियम में। अब मीडियम को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोल देते हैं। ठीक है, आगे अभी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो मीडियम कह लो या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कह लो। इस केस में क्या होता है, जो के का वैल्यू है वो होने लगता है 1/4 अपसाइलन। अभी तक क्या था, अपसाइलन नॉट था। अब क्या आने लगा, अपसाइलन आने लगा। तो ये जो अपसाइलन है उसको अगर हम लिखना चाहें अपसाइलन नॉट के टर्म में तो क्या लिखेंगे, तो 1/4 अपसाइलन नॉट और साथ में अपसाइलन आर। आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं हम लोग इसको। तो अपसाइलन तक क्या था, तो ये था परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ये मीडियम में हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में हो गया। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो तीन तरीके का परमिटिविटी मिल गया। एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस के लिए, एप्सिलॉन है मीडियम के लिए, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव मतलब उन दोनों को रिलेट करता हुआ। ठीक है, तो ये तो अपने पास के का वैल्यू आ गया। अब यहाँ इसको हम और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, के से। इस के को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन आर बोल लो चाहे के बोल लो, एक ही चीज़ है, क्योंकि वैल्यू जो दिया रहेगा वो इस्तेमाल करना अपने क्वेश्चन में। एप्सिलॉन आर करके दिया रहेगा तो ये यहाँ रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल के दिया रहेगा तो यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब इस के का वैल्यू के लिए हम लोग फोर्स निकालते हैं, मतलब हम लोग को क्या निकालना, मेन मुद्दे पे चलते हैं। मेन मुद्दा क्या, अपने को फोर्स निकालना कहाँ पे, मीडियम में। तो वो क्या हो जाएगा 1/4 ये हम लिखेंगे क्योंकि भाई के का वैल्यू ये रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, साथ में के, और ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, साथ में Q1 Q2 अपन में R²। अब देखो हम रिलेट करना चाह रहे हैं इन दोनों को रिलेट करना चाह रहे हैं, तो हम निकाल रहे फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। वो क्या है, फोर्स इन वैक्यूम है। तो मतलब उस पूरे पार्टी को रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं, फोर्स इन वैक्यूम। केवल बचा क्या, डिनोमिनेटर में बचा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो कुल मिला के अगर हमको किसी मीडियम में फोर्स निकालना है तो वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। मतलब दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में ज़्यादा फोर्स लगेगा एज़ कम्पेयर टू मीडियम। तो अब क्या रिलेशन है दोनों में, तो दोनों में रिलेशन क्या है कि अगर किसी मीडियम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है तो फोर्स इन वैक्यूम निकाल लीजिए और उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स इन मीडियम। या फिर हम ऐसा कह लें कि जो फोर्स इन वैक्यूम होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के टाइम्स ऑफ फोर्स इन मीडियम होगा। तो कुल मिला के एक रिलेशन आ गया अपने को, मीडियम और वैक्यूम में लगने वाला फोर्स दो चार्जेस के बीच में। तो ये रिलेशन याद रखना। और यहाँ पे के क्या होता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेरे पास जगह नहीं है लिखने का, नहीं तो हम लिख देते हैं के क्या होता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक, इसलिए यही लिख देते हैं, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू दिया रहेगा अक्सर क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। ये अच्छा चीज़ था क्योंकि यहाँ पे कई सारे टीचर, कई सारे एजुकेटर कंफ्यूज कर देते बच्चों को कि तुम लोग अभी तक जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, फिर वो कुछ नया बताते हैं, उसके बाद फिर यही रिजल्ट को डिस्कस भी कर देते हैं। तो या तो कुछ नया ही इनोवेशन करके बता देते हैं, मतलब इसको गलत साबित कर देते तो समझ भी आता, लेकिन उतना डेप्थ में अपने को नहीं जाना है जो वो लोग समझाते हैं। अपने को बस ये जानना है कि अगर मीडियम में फोर्स निकाल रहे तो ऐसे निकलेगा, वैक्यूम में फोर्स निकाल रहे तो ऐसे निकलेगा। धीरे धीरे चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। एक ही बार हम बहुत हेवी चीज़ परोस देंगे, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आएगा। इसको साफ करते हैं, फिर आगे की चीज़ कहने का मतलब इन्हीं सब चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं। परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कहने का एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये तो हम डिस्कस कर ही लिए ये जो चीज़ है। तो ये दो चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साफ कर ले पहले इसको। तो अब क्या देखना अपने को, परमिटिविटी देखना। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया था, अब अपने को परमिटिविटी ऑफ मीडियम देखना है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर इसी को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहा जाता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहने का मतलब क्या, जो वहाँ था वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो डेफिनेशन हम रफ तरीके से लिख देते हैं बोलते हुए। तो ये क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, जैसे वो था
इट इज़ अ कांस्टेंट मतलब एक क्वांटिटी है या फिर ऐसा कलर कांस्टेंट है जो डिफाइन करता है सारे मीडियम के लिए, डिफाइंड फॉर ऑल मीडियम। पेन का कलर चेंज कर देना चाहता है यार। टू नो हाउ फार जो वहाँ लिखे थे, लेकिन थोड़ा सा कहानी का आ गया कि मीडियम के लिए, वो फ्री स्पेस के लिए था, ये क्या है मीडियम के लिए। इट इज़ अ कांस्टेंट डिफाइंड फॉर ऑल मीडियम टू नो हाउ फार द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन हाउ फार, थोड़ा सा हाउ फार द मीडियम परमिट, जैसे हाउ फार वहाँ पे लिखे थे ना हम लोग कि हाउ फार द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस या फिर टू बॉडीज, ब्रैकेट में लिखना चार्जेस या टू बॉडीज टेक प्लेस इन अ मीडियम। वो फ्री स्पेस में था, ये मीडियम में हो गया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाई एक और चीज़, इसको एक और नाम से बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो नाम याद रखना, नाम को हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, पेन का कलर चेंज करके बहुत सारा ऑप्शन है अपने पास, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मेरा राइटिंग तुम लोगों के भविष्य जैसा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, खराब दोनों। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड डिनोटेड बाई तो कैसे डिनोट करते हैं, अपसाइलेंट, इसको बोलते हैं हम लोग अपसाइलेंट। ठीक है, तो क्या कहानी हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं सारे मीडियम के लिए, और ये भी वही बताता है कि दो चार्जेस या दो बॉडी के बीच में किसी मीडियम में कैसा इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, अपसाइलेंट से। तो ये तो हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब एक और चीज़ बच रहा है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको साफ कर देते हैं और यहीं पे देख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो तीन तरीके का था, तो एक था परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस जिसको हम लोग बोल रहे थे अपसाइलेंट नॉट, एक हो गया परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम जो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए जिसको हम लोग बोल दिए अपसाइलेंट। अब तीसरा है अपने पास रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है दोनों के बीच में रिलेशन होता है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या है अगला हेडिंग अपने पास, रिलेटिव। देखो कोई भी अगर देख रहा है वीडियो तो नोट्स ज़रूर बनाना, हम थोड़ा गंदे तरीके से लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, तो सुन सुन के नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि ये सब नोट्स काम आएगा। ठीक है, तो क्या बात करना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या है, इट इज़ द रेशियो, ये रेशियो है एक तरह से किसके बीच का, तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी। पेन का कलर चेंज कर देते यार, महंगा सेटअप है अपने पास। इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी, दो तरीके का परमिटिविटी, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या है, एक तरह का रेशियो है किसके किसके बीच का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो डिनोट का भी कर ले और नोन का भी कर ले। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space and also known as डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल दिए तो एक सिंबल याद आ जाना चाहिए, के वाला, जो हम लोग के से लिख रहे थे। तो इसको अगर डिनोट करेंगे तो इसको हम डिनोट करेंगे अब साइलेंट आर से, पेन का कलर चेंज क्योंकि महंगा सेटअप। ठीक है, या फिर कह लो इस तरीके का के लिख देंगे, ये दोनों एक ही चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो। और इसको हम क्या डिफाइन किए हैं, तो ये डिफाइन हम लोग किए हैं क्या लिखते हुए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहने का मतलब है एप्सिलॉन अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहने वाला एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखना, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही हम लिखना चाह रहे थे। तो ये एक रिलेशन हो गया तीनों परमिटिविटी के बीच में, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये तो कहानी हो गया परमिटिविटी के बारे में, मतलब कितना परमिशन मिलेगा किसी मीडियम में किसी स्पेस के द्वारा दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को। अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जान लें, तो के क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशन, अरे यार तुम लोगों का असर पड़ रहा है क्या, मेरे पे स्पेलिंग भूल रहे हैं हम।
तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है विथ नो यूनिट, कोई यूनिट भी नहीं होता इसका। अब के बारे में 2-3 जगह वैल्यू जान लिया जाए। तो के का वैल्यू, तो के का वैल्यू 1 होता है, के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, के का वैल्यू 80 होता है। अब 1 कहाँ होता है? तो के का वैल्यू 1 होता है वैक्यूम में। तो अगर हम लोग वैक्यूम में बात करेंगे तो के का वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग रेशियो देखे थे, जो रिलेशन देखे थे, एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन 1। दोनों इक्वल कब हो जाएगा? जब के का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब जो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स मीडियम में लगने वाला फोर्स इक्वल है, इसका मतलब वैक्यूम में है। तो के का वैल्यू 1 होता है वैक्यूम में। के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है किसी मेटल में, मतलब दो चार्जेस को अगर मेटल में लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? के का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। और के का वैल्यू 80 होता है कहाँ? वाटर में। तो अगर हम दो चार्जेस को वाटर में लेके चले जाएंगे, पानी में, तो उस समय जो लगने वाला फोर्स होगा, अगर मीडियम वाला फोर्स निकालना है या फिर ऐसा कह लो वैक्यूम वाला फोर्स निकाल लिया, उसको अगर हम 80 से डिवाइड कर देंगे तो पानी में लगने वाला फोर्स निकल के आ जाएगा दो चार्जेस के बीच में। तो ये कुछ छोटा मोटा जानकारी था कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो वीडियो बहुत लंबा लंबा नहीं बनाएंगे, हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन तुम लोग को देखते और नोट्स बनाते ही इस आधे घंटे का वीडियो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अगला टॉपिक रहेगा उसको हम लोग उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कूलम्ब्स लॉ हम पढ़े हैं, कूलम्ब्स लॉ के बेस पे क्वेश्चन करना है, इतना सारा मैथमेटिकल फार्मूला भी आ गया अपने पास, तो इसके बेस पे अब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मतलब मन लग रहा है तो मन लगाओ, नहीं मन लग रहा है तो हंसते खेलते लेकिन पढ़ो जरूर। मतलब मन लग रहा है तो मन लगा के पढ़ो, नहीं मन लग रहा है तो बिना मन लगाए पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो थोड़ा थोड़ा हम ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा वीडियो देखो। वीडियो कहने का मतलब पढ़ाई इतना करो कि जैसे मान लो 1 घंटा अगर लेके बैठ रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो मेरा वो कहानी 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। ऐसा मत पढ़ो कि स्कूल में हम आधा घंटा 1 घंटा का क्लास चल गया, मेरा मतलब जो पीरियड होता है वो चल गया, घर पे भी आके हम वही पढ़ रहे हैं, फिर यूट्यूब पे वीडियो भी वही देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, किसी का वीडियो देख रहे, कहीं से पढ़ रहे, कोचिंग में पढ़ रहे, स्कूल में पढ़ रहे, मतलब वहाँ पे अपना इतना बेस्ट दे दो कि दोबारा हमको उस चीज़ को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोचिंग जा रहा है तुम लोग, तो कोचिंग में इस तरीके से पढ़ लो कि घर पे जाके दोबारा उस चीज़ को ना पढ़ना पड़े, या स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो स्कूल में ही इस तरीके से पढ़ लो कि कोचिंग ना पढ़ना पड़े। इससे क्या होगा? समय बचेगा तो उसको दूसरी जगह लगा सकता ना, तुम लोग फ़ोन पे बात कर सकता ना, मेरा बाबू ने थाना थाया कि नहीं, समझ रहा है? ठीक है, तो तब तक फिर अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।